नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। प्योर पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान चुनाव में 1.5 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने कोर वोटर्स को लुभाने में लगी हुई हैं। लेकिन इस बार सियासत पिछले चुनाव से काफी अलग है। ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि दोनों ही पक्ष हिंदू वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी हिंदुओं को अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक के तौर पर देखती ही है, तो वहीं इस बार कांग्रेस अपने 5 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी के इस वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है। राजस्थान की गहलोत सरकार का दावा है कि बीते 5 साल में गोधन, पुजारियों, मंदिरों और हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा राजस्थान विधानसभा चुनाव में, और हिंदुत्व वोट बैंक को अपने साथ बरकरार रखने के लिए बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस सेंधमारी के लिए कैसे रणनीति बना रही है? देखिए आयुष, कांग्रेस ने जब तक राज किया देश में, और कांग्रेस लगातार या तो सेक्युलर अपने आप को बताती आई या फिर उसके लिए आरोप लगते रहे कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो करती आई। अब ऐसे में जब चुनाव आए, नजदीक आए, जब देखा कि कांग्रेस के पास पूरा हिंदू वोट बैंक कलेक्टिवली चला गया है, ऐसे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर ये आई कि चाहे फिर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, तीनों ही मुख्यमंत्रियों ने अब अपना प्लान चेंज कराए। अब कमलनाथ की बात करें, शिवराज सिंह चौहान तो उस हिंदुत्व वाली बात पे आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन कमलनाथ ने भी अपना प्लान चेंज किया। क्योंकि आज आप जिक्र अशोक गहलोत का कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि वो पहले कांग्रेस हमेशा एक सेक्युलर पार्टी थी, लेकिन पिछले 5 सालों में ऐसी कोई घटनाक्रम हुए, जैसे पहलू खान हुआ 2017 में, वो इस तरह की स्थिति हुई, तब वो गौरक्षक थे, तमाम चीजें कही गई, हिंदू मुस्लिम हुआ। इसके अलावा तमाम ऐसी घटनाक्रम हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि कांग्रेस हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रही है। उसके बाद अशोक गहलोत ने अपना नैरेटिव चेंज किया। अब हिंदूवार समझा देते हैं कि कैसे नैरेटिव चेंज किया। पहला नैरेटिव, अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ये कहते थे कि हमें गर्व है, हम हिंदू हैं, लेकिन हमें सभी और धर्मों का सम्मान करना चाहिए, और मैं महात्मा गांधी को फॉलो करता हूं। यानी उन्होंने अपनी तरफ से जनता के बीच में ये साफ किया कि मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं। दूसरी बार एक और बैठक हुई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब उन्होंने कहा क्या मैं हिंदू नहीं, क्या आप हिंदू नहीं, पर हिंदुओं के राजनीति करने का हक क्या केवल भारतीय जनता पार्टी को है, या इसको बेहतर तरीके से समझे तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं की राजनीति करती है, इसलिए हिंदुत्व की बात करती है। अब मैंने क्या किया, अशोक गहलोत ने इस बात का जिक्र किया कि जो गौशालाएं हैं वो पहले की सरकारों में भी बनी, लेकिन सबसे ज्यादा अनुदान जो है वो अशोक गहलोत ने दिया, ये बात कही गई। और उसका आंकड़े कंपेयर करने के लिए कहा कि जब वसुंधरा राजे की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो गौशालाओं में कितने पैसे गए, और अब जब मेरी सरकार है तो गौशालाओं में कितने पैसे जा रहे हैं। यहाँ तक कि 1500 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण और उसमें अनुदान, गौ की सेवा के लिए अशोक गहलोत ने काम किया। फिर जो देवस्थान जो कमेटी होती है, वो 60,000 मंदिर जो है राजस्थान में, उनकी देखरेख का जिम्मा लिया। इसके अलावा अशोक गहलोत ने खुल के एक बात कही, जैसा आप हिंदू राजनीति की बात कर रहे हैं, खुल के एक बात कही, जैसे गोविंद देव जी का मंदिर है, वहां पे बड़े मंदिर है, तो उनका नव निर्माण, उनका कॉरिडोर बनाना किस स्तर पे, जैसे काशी में बना, जैसे महाकाल में बना, वैसे राजस्थान में भी हम बनाएंगे। और तस्वीरें भी देखिए आयुष, जहां पर वो भगवा गमछे पूजा अर्चना करते दिखे, तमाम चीजें हुई। तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है वो थोड़ा हार्ड हुआ, और अशोक गहलोत ने भी अपनी पिच बदल ली, जिससे जो हिंदू कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेल रही है वो अकेला वो नहीं खेले, उसमें कांग्रेस भी अपना जो हिंदुत्व वाला बात है वो आगे जनता के बीच में रखे। इसलिए आपने ये शिफ्ट भी देखने को मिला, चाहे फिर वो योजनाओं के माध्यम से हो और चाहे फिर वो अपने तौर तरीकों के माध्यम से कि मंदिर में दर्शन करना हो, ये हो। क्योंकि आप देखें कि अभी हम नवरात्र में हैं, नवरात्र आने वाले हैं 2 दिन बाद से, और जब भी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, नवरात्र होता है, यात्रा, शोभा यात्राएं निकलती हैं, और उस समय फिर दोनों धर्मों के बीच में गुटबाजी होती है, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति शुरू हो जाती है, हिंदुत्व के मामले में, तमाम चीजों के मामले में। राजस्थान में भी हर बार ये देखने को मिला। तो शायद यही वजह है कि अशोक गहलोत खुलकर अब हिंदुत्व पे अपनी बात रखने लगे हैं। जी अदिति, लेकिन ये मुद्दा ऐसा माना जाता है जिसमें बीजेपी की कोर कॉम्पिटेंसी है,
इसमें कांग्रेस कितना चैलेंज कर पाएगी, खास करके कैसे वक्त में जब राष्ट्रीय राजनीति में यही कांग्रेस दरअसल जातीय जनगणना की मांग कर रही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात कर रही है। बिल्कुल, इसीलिए साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि हम सेक्युलर हैं। अशोक गहलोत ने इस बारे में एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि मेरी जो चिरंजीवी योजना है, जो हेल्थ की सबसे बड़ी योजना है, उसमें किसी एक वर्ग या किसी एक धर्म को ही नहीं पैसा मिलता या सुविधा मिल रही है, उसमें हर व्यक्ति को, किसी भी धर्म से अगर राजस्थान में है तो उसको वो साथ, हम तो जानवरों को भी, यानी गौ सेवा भी कर रहे हैं। कैसे? आपको याद होगा जैसे कोरोना काल आया, वैसे ही एक त्रासदी गायों के लिए आई, उन्हें उसे लिम्पी कहा जाता था। लिम्पी की वजह से बहुत सारी गाय वो बीमार हुई और वो मर गई। उस समय अशोक गहलोत ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये रिक्वेस्ट की कि आपको इसको महामारी घोषित करना होगा, इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना होगा, महामारी घोषित करना होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके बाद प्रति गाय लगभग, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, प्रति गाय 50,000 40,000 रुपए प्रति गाय दी गई, जिसकी लिम्पी की वजह से मौत हुई। यानी कि हर गौपालक को 40,000 रुपए दिए गए पूरे राजस्थान में। ऐसे में ये जो शिफ्ट धीरे धीरे बदला। अब आपने कहा कि ये कैसे होगा, कोर कॉम्पिटेंस है भारतीय जनता पार्टी का, तो आप देखिए कि जिस तरीके से कमलनाथ मंच पर आरती उतारते हैं बाबा की, ये आप राहुल गांधी को पूरी वेशभूषा में देखते हैं, वो पूरा दंडवत करते हैं महाकाल जाकर। प्रियंका गांधी पूरी पूजा करती हैं, हिमाचल पहुंच जाएं, नर्मदा के किनारे पहुंच जाएं, वहां आरती करती हैं। इसके अलावा बागेश्वर नाथ जी के तो पूरे आरती करी कमलनाथ जी ने। इसके अलावा 2 अप्रैल को, जैसे मैं पूरा ओवरऑल आपको सिनेरियो बता रही हूँ कि 2 अप्रैल को पूरे जो पीसीसी कार्यालय है मध्य प्रदेश का, वहां पर पूरे मध्य प्रदेश के पुजारियों को बुला लिया गया। और वैसे ही अशोक गहलोत ने भी अब धीरे धीरे ये कहना शुरू कर दिया है कि मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं हिंदू की राजनीति नहीं करता भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मैं हिंदू सबको साथ लेकर चलता हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। इसके साथ साथ वो मंदिरों का निर्माण 100 करोड़, गोविंद देव जी बड़ा आस्था का प्रतीक है राजस्थान में, उसको 100 करोड़ का निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है। यानी पूरा नव निर्माण होगा, पूरा कॉरिडोर में तब्दील हो जाएगा। तमाम ऐसे मंदिर हैं जिसके नव निर्माण, तो जाहिर तौर पे ये लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है, उनकी सुविधा से जुड़ा मामला है। महिलाओं को पुजारी बनाने के लिए भी हो मंदिरों में, और बेहतर तरह का वो हो, उसको लेकर भी नियुक्ति, तमाम चीजें। तो ये चौतरफा, क्योंकि अब कांग्रेस नहीं चाहती कि हम किसी एक मुद्दे की वजह से जीतती हुई बाजी को हारें, और जो भारतीय जनता पार्टी का कोर हिंदुत्व जो ये तरीका है जिसकी वजह से वो जीतते आ रहे हैं, और जिसकी आप देखें किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जीत हुई, जो एक समय में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, तो अब कांग्रेस को ये समझ आ गया कि अगर इस देश की राजनीति करनी है तो जो बहुसंख्यकों की राजनीति से, हम बहुसंख्यकों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो भारत देश में राजनीति करनी है तो बहुसंख्यकों को साथ लेके चलना होगा। अब आपने जाति जनगणना का जिक्र किया, तो ये जो जाति जनगणना है, ये क्या है? ये राजनीति मेजॉरिटी में मेजॉरिटी की है। ये बहुसंख्यक, जैसे देश में अगर 80% हिंदू हैं, तो उसमें ओबीसी, एससी, एसटी मेजॉरिटी है। यानी कि कांग्रेस ने मेजॉरिटी में मेजॉरिटी, कोटा में कोटा की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण में आरक्षण की राजनीति की कोशिश, कि मेजॉरिटी में सेंधमारी कैसे लगाई जाए। कांग्रेस बीजेपी के कोर कॉम्पिटेंस में सेंधमारी कैसे लगाई जाए, चाहे फिर वो सॉफ्ट हिंदुत्व करके की जाए, चाहे फिर वो ओबीसी के आरक्षण की बात करके की जाए, एससी एसटी की बात करके की जाए, चाहे जाति जनगणना की बात करके की जाए। जी लेकिन अदिति, कितना टफ होगा कांग्रेस के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाना, और खास करके जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बीजेपी और हमलावर होगी, राम मंदिर की तारीखें भी नजदीक आ रही हैं, यकीनन ये मुद्दा राजस्थान में भी गूंजेगा। और जो जन कल्याणकारी या हिंदू वोटर्स को साधने की जो योजनाएं रही हैं गहलोत सरकार की, उनका जमीन पर आपने कितना असर देखा है? देखिए, अगर गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो ऐसा, क्योंकि मैंने पिछले लंबे समय से ये चुनाव देखे हैं, और हर 5 साल में बाय डिफॉल्ट जब हम इस समय होते हैं चुनाव के अंत में, 2018 में मैं इस समय राजस्थान में चुनाव में घूम रही थी, तब तक ये हो गया था कि वसुंधरा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, अशोक गहलोत सरकार आ रही। अगर 2013 की बात करूं तो उस समय हो गया था कि अशोक गहलोत के सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और वसुंधरा की सरकार आ रही है। एक कहावत कही जाती है कि एक बार उसकी एक बार मेरी, एक बार उसकी एक बार मेरी, लेकिन अब इसी को तोड़ने की कोशिश है। पहली बार ऐसा है कि अशोक गहलोत के लिए, अशोक गहलोत के चेहरे के लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन विधायकों के लिए है,
तो जहां तक योजनाएं, और अशोक गहलोत के लिए एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं है, उनकी योजनाओं के चलते। मार्च में उन्होंने अपना आखिरी बजट, अपने कार्यकाल का आखिरी बजट दिया। उस बजट के साथ जो योजनाएं दी, हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति, हेल्थ, गैस से लेकर जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी, महिलाओं से संबंधित, और पहली बार अशोक गहलोत ने कहा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। उसके बाद अब धीरे 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 दूसरे पार्टियां, दूसरे लोग भी इसको चरितार्थ कर रहे हैं। तो ये अशोक गहलोत थे, उन्होंने योजनाएं दी, और यही वजह है कि आज कांग्रेस कंपटीशन में खड़ी है। रिजल्ट और नतीजे क्या होते हैं ये देखना होगा, लेकिन अपनी योजनाओं की वजह से। लेकिन आपने एक और सवाल पूछा आयुष, क्या इतना आसान होगा हिंदुत्व वोट बैंक? तो नहीं होगा। पर क्योंकि आप मंदिरों में जाकर भगवा पहनकर या ये तमाम पूजा पाठ करके आप आसानी से ये नहीं ले सकते। लेकिन बीजेपी भी इसे एक तरह से काउंटर करने की कोशिश कर ही रही है कि कांग्रेस छवि बदलने का प्रयास कर रही है। एक फैक्टर यहां हम देखते हैं कि बीजेपी आरोप प्रत्यारोप की सियासत में भी कांग्रेस को उलझा रही है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, हालांकि उतना बड़ा वोट बैंक अल्पसंख्यकों का नहीं है, लेकिन बीजेपी भी मुस्लिम वोट बैंक में सिनबारी का प्रयास लगातार कर रही है। चाहे वो पसमानदा सम्मेलन हो, सूफी सम्मेलन की बात हो, बीजेपी का भी क्या ये प्रयास है कि कांग्रेस के कोर कॉम्पिटेंसी वाली फैक्टर पर उतरा जाए? आयुष, अब बात यह है कि जीत ही सब कुछ है। अब ऐसे में दो चीजें समझते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2024 में एक बड़ा मैंडेट चाहिए, 303 से भी ज्यादा, बिल्कुल, कि वो 303 से और बड़ी जीत, वो कैसे होगा? ईस्ट में कोशिश की थी, अलग अलग जगह कोशिश की गई। तो ऐसे में पहली बात यह है कि नए वोटर्स को जोड़ने के लिए आपको उन वोटर्स के पास जाना पड़ेगा जो या तो दूसरे पार्टियों के वोटर्स थे, या फिर जैसे पसमंदा का प्लान। पहले ये कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब ये जो ओबीसी वर्ग की बात है, ये पसमंदा यानी कि मुस्लिम समुदाय के भी ओबीसी वर्ग को, गरीब तबका है, उनको अपने साथ कोशिश बीजेपी ने की। इसके इतर राजस्थान का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं, पहली जो सूची आई उसमें आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा कि पहली सूची में सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा को उतारा गया। किरोड़ी लाल मीणा मीणा वर्ग से आते हैं, मीणा समाज यानी एसटी समाज से आते हैं, ट्राइबल। पर वो जो बेल्ट है, वो जो पूरा इलाका है, वहां पर गुर्जर भी बहुत है, मुस्लिम भी बहुत है। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा को उतारने का मतलब है कि वहां पर भारतीय कांग्रेस का एक मुस्लिम विधायक ऑलरेडी है, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है। तो जब वहां पे आप हिंदू को उतार रहे हैं और वहां पे मीणा समाज भी है, तो आप सीधा सीधा उसको हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, और उसका इम्पैक्ट आपको और भी जगह उनके आसपास के बेल्ट में भी देखने को मिलेगा। 2024 के लिए नरेंद्र मोदी ने अपना जो संपर्क साधन है वो मुस्लिम समुदाय के पसमंदा यानी पिछड़े और ओबीसी वर्ग के साथ भी साधा है। दोनों ही पार्टियां, इन शॉर्ट बात करें आयुष, तो दोनों ही पार्टियां अपने वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और धर्मों में भी, वर्गों में भी बढ़ावा कर रही हैं। तमाम जानकारी के लिए, इस विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदिति।